नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 14/9/2023 को। और ये पेपर है उच्च माध्यमिक हिंदी शिफ्ट 1 यानी स्टेट पेपर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है हिंदी विषय का। अगर आप हिंदी विषय से स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही निर्णायक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन पेपर में कुल 100 क्वेश्चन हिंदी विषय के हैं, 50 क्वेश्चन जो है शिक्षण अभिरुचि के हैं। तो प्रश्नों की संख्या कुल टोटल 150 है। पहला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है? तो 1050 से मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और आदिकाल को संधि काल या चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? तो आधा इतिहास लिखने वाले हैं डॉक्टर सुमन राजे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितनी पुस्तकों के आधार पर किया है? तो 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का विवेचन और नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया? उत्तर मध्यकाल प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है रीतिकाल नाम दिया है। चलिए अगला प्रश्न, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, तो ये कुंभन दास की पंक्ति है। अकबर के बुलाने पर इन्होंने जो है यह पंक्ति कही थी। अष्टचाप के कवियों में इनकी गिनती होती है। चंद बरदाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो के पूर्ण करने कार्य किया। पृथ्वीराज रासो अपूर्ण ग्रंथ था और उसे पूर्ण करने का कार्य किया, तो उनके पुत्र का नाम है जल्लड़। जल्लड़ पुस्तक हथ दे गयो नृपकाज, ऐसे करके एक पंक्ति है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और प्रथम इतिहासकार का क्या नाम है? तो गारसा दत्तासी है। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं और तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों के कवि हैं। किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो कलाकाल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। संदेश राशक कितने प्रकर्म में बटा हुआ है? कितने प्रकर्म में बटा हुआ है? तो 3 प्रकर्म में संदेश राशक बटा हुआ है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी। निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है प्रिप्रवास, 1914 ईस्वी में लिखा गया था और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्यों के रचयिता कौन है? मिलन, पथिक और स्वप्न ये किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। हिमकिरीटनी और हिम तरंगिनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? हिमकिरीटनी और हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी। किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। रामविलास शर्मा ने इसके विपरीत जो है उन्होंने एक कथन कहा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता से संबंधित उन्होंने बताया है। प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख
प्रवृत्ति है? प्रकृति का मानवीकरण, तो ये छायावाद की है। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है धर्म भारती की रचना है और इसकी विधा जो है यह गीत नाट्य है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल, तो सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं। सरदार पूर्ण सिंह किसके लिए विख्यात हैं? तो ये निबंधकार हैं और इन्होंने 5 से 7 निबंधों की रचना की है। सरदार पूर्ण सिंह ने। जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो कार्नेलिया है चंद्रगुप्त नाटक की नायिका। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 44 दृश्य हैं, 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं और इसमें जो है कुल 13 गीत गाए गए हैं चंद्रगुप्त नाटक में। चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चारणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो इसके रचनाकार हैं हबीब तनवीर। चारणदास चोर। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो अंधा युग है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक अंधा युग। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है? कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है तो ठकुरी बाबा में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है। और महादेवी वर्मा के किस रचना में जो है ऋग्वेद के मंत्रों का वर्णन है? तो सप्तपर्णा में पूछा गया प्रश्न है, सप्तपर्णा। ठीक है। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार कौन है? कलम के मजदूर के रचनाकार कौन है? तो मदन गोपाल हैं। कलम के मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल। माटी हो गई सोना, इनमें से किस लेखक का रेखा चित्र संकलित है? माटी हो गई सोना, तो माटी हो गई सोना जो है कन्हैया लाल मिश्र का रेखा चित्र संकलन है। माटी हो गई सोना। भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र संकलन में संकलित है? भक्तिन जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संकलन में सम्मिलित है भक्तिन। मंटो संबंधी संस्मरण, मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है? मंटो मेरा दुश्मन, तो इसके रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस्क। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में। याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन है? याद हो कि ना याद हो, तो ये काशीनाथ सिंह का है संस्मरण। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कानों में कंगना सिलेबस में लगा हुआ है, तो ये जो है 1913 में इसका प्रकाशन वर्ष है और यह राजा राधिका रमण सिंह का कहानी है। राजा राधिका रमण सिंह। जर्मन लप्टन साहब को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन साहब को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने मार गिराया। और लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का ये पात्र है। लहना सिंह मुख्य पात्र है और यह कहानी किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया फ्लैशबैक शैली। गुलरी काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? गुलरी काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? तो पंचलाइट के हैं। पंचलाइट ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और इसका जो प्रमुख पात्र है, पुरुष पात्र, वह गोधन है। पंचलाइट को कौन जलाता है? तो पंचलाइट को जलाने वाला है गोधन और गोधन को जो है
मोहल्ले और टोले से निष्कासित कर दिया जाता है और फिर गोधन को मनाकर कौन लाती है, तो वह है गुलरी काकी। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी का प्लॉट यह जो है इसकी विधा है कहानी। सिलेबस में जितने कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कविताएं लगी हुई हैं, अगर इन सभी का आप PDF पाना चाहते हैं तो आप जो है दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका शुल्क है 150 रुपये रखा गया है। आप 150 रुपये शुल्क जमा करके आप इन सभी का PDF प्राप्त कर सकते हैं। भगजोगनी किस कहानी की पात्र हैं? भगजोगनी किस कहानी की पात्र हैं? तो ये कहानी का प्लॉट की पात्र हैं भगजोगनी। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किस 2 गांवों का उल्लेख किया? तो सेमरी और बेलारी। सेमरी और बेलारी का इसमें उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित पात्रों में से कौन होरी की पत्नी है? निम्नलिखित पात्रों में से कौन होरी की पत्नी है? तो इनमें से कोई नहीं। होरी की पत्नी का नाम है धनिया। होरी की पत्नी का नाम है धनिया और झुनिया जो है यह गोबर की पत्नी है। गोदान के किन 2 पात्रों के बीच सहज जीवन, लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है? लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है तो मेहता और मालती हैं। मेहता जो है प्रोफेसर हैं, दर्शन शास्त्र विषय के प्रोफेसर हैं और मेहता और मालती 2 पात्रों के बीच जो है लिव इन रिलेशन की झलक मिलती है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो यह कथन डॉक्टर मेहता का है। महत्वपूर्ण कथन है। प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रोफेसर मेहता का है। यहाँ देखिए गोदान से संबंधित लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सिलेबस में जितनी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, कविताएं लगी हुई हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण जो है आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो 2023 में स्टेट का पेपर हुआ है। मैला आंचल में कौन सा पात्र तहसीलदार के पद पर है? तहसीलदार के पद पर कौन सा पात्र है? तो विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक। इनमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से उद्धृत हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है मैला आंचल से लिया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु की स्वयं की ये पंक्ति है, मैला आंचल। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक का नायक है चंद्रगुप्त और नायिका है कार्नेलिया। चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री है? कार्नेलिया जो है सेल्यूकस की पुत्री है। कार्नेलिया किसकी पुत्री है? तो सेल्यूकस की पुत्री है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है चंद्रगुप्त का है। मगध की राजकुमारी का नाम क्या है? मगध की राजकुमारी का क्या नाम है? तो कल्याणी है मगध की राजकुमारी का नाम। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है ऐतिहासिक नाटक है। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन निम्न में से कौन सी विधा है? तो आषाढ़ का एक दिन जो है यह नाटक है मोहन रागेश का। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? जो फिल्म बनी है आषाढ़ का एक दिन, उसके निर्देशक कौन थे? तो मणि कौल। गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? तो ए और बी दोनों है। गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो और सी में कह रहा है वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। ए और सी दोनों है। गुलाब किसका प्रतीक बन गया था? गुलाब किसका प्रतीक बन गया था? तो गुलाब विलासिता का और गंदगी का प्रतीक बन गया था। ए और बी दोनों। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है?
रंगों की दुनिया और सुगंधों की दुनिया किसकी दुनिया को कहा है? तो गुलाब की दुनिया को जो है रंगों की दुनिया और सुगंधों की दुनिया कहा जाता है। लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा सदा रहती है, तो खाली स्थान पर क्या आएगा? मौन रहती है। ठीक है, लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो आचरण की सभ्यता से ली गई है। आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? किसकी भाषा शब्द रहित है? तो प्रेम की भाषा जो है शब्द रहित है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। श्रद्धा और भक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कब फूटा गिर के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे? उपयुक्त पंक्ति का संबंध किस कवि से है? तो ये आरसी प्रसाद सिंह से है। कब फूटा गिर के अंचल से किस अंचल से उतरा नीचे? आरसी प्रसाद सिंह। अगला है मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो मैंने उसको कविता जो है ये फूल नहीं रंग बोलते हैं में संकलित है। मैंने उसको कविता सिलेबस में लगा हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल की ये कविता है। तन चितौर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो तन चितौर मन राजा कीन्हा यह जो है इसका गलत उत्तर है तन चितौर मन राजा कीन्हा। चित्रावली से नहीं, ये पद्मावत से ली गई है। ठीक है, तन चितौर मन राजा कीन्हा, चितौड़ यहाँ जो है चित्तौड़ इसका मतलब होगा, तो यह जो है उत्तर गलत है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए पद्मावत। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताएं। पद्मावती के पिता का क्या नाम था? पद्मावती के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। निम्न में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन की जा सकती है? किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन की जा सकती है? ते ही जन्म वनु तो ही समोत सागर लहरी समाना। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या? क्या यह असफलता है? इस पंक्तियों में किस कवि का संबंध है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या यह असफलता है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? रसराज की किस संज्ञा किसे दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। और रसराज किसने कहा है? श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है? तो भवभूति ने कहा है। ठीक है, भवभूति। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो भट्ट नायक ने माना है। रस सूत्र में भोज्य भोजक का संबंध किसने माना है? भट्ट नायक ने। आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? आलंबन की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो आलंबन की चेष्टाएं जो है उद्दीपन कहलाती हैं। कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो कार्य और कारण में संगति ना होने पर जो है इस प्रश्न का भी उत्तर गलत है, तो यहाँ जो है विभावना होगा। कार्य और कारण में संगति ना होने पर बिनु पग चले सुने बिदुकाना करके है इसका उदाहरण। यहाँ उत्तर असंगति नहीं होगा, विभावना अलंकार होगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताएं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम है आचार्य भामह। निम्न में से कौन अर्थालंकार है? अर्थालंकार कौन सा है? रूपक अलंकार अर्थालंकार है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। जो संबंधवाचक सर्वनाम है जो।
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बताइए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रय उपसर्ग के योग से बना है? प्रय उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना है? तो प्रख्यात हो जाएगा, प्रख्यात। प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? प्रत्यय से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष नियुक्त किए गए? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 में नियुक्त किए गए। 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक उन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? तो उदंत मार्तंड को माना जाता है। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में। कलकत्ता से इसके संपादक थे जुगल किशोर। ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता था? ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से होता था ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन। लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है? लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी है? ज्ञान प्रदायिनी। ये लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ज्ञान प्रदायिनी। कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1828 ईस्वी। पत्रिका से संबंधित देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये किसने कहा? तो अकबर इलाहाबादी ने कहा है। खींचो न कमानों को, तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये जो है मतवाला पत्रिका में यह लेख छपता था। प्रसिद्ध खड़क विलास प्रेस किस शहर में था? प्रसिद्ध खड़क विलास प्रेस यह जो है पटना में था। निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी किसे मिला है? तो कलम का सिपाही रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कलम का सिपाही एक जीवनी है जो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? के बिड़ला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो भारत भारती सम्मान है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सुमित्रा नंदन पंत को तो चिदम्बरा पर जो है पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। निम्नलिखित रचनाकारों में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1976 ईस्वी में निर्मित हुआ। निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया? क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया? तो बिहार। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है अनुच्छेद 120। किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया? राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया 1963 ईस्वी। किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया? किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को। अंतिम प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान की? तो हिंदी की मान्यता किसने प्रदान की? महात्मा गांधी ने हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। और जो 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के पूछे गए थे हम उस पर अगला वीडियो बनाकर लेके आएंगे।
आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।